नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे, व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के। हालांकि वर्तमान समय में चुनाव और आचार संहिता का दौर चलने से किसी प्रकार की भर्ती का विज्ञापन हम लोगों के सामने नहीं है। उसके बावजूद भी हम में से बहुत से लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। जिस भी तरह से वो तैयारी कर रहे हैं वो उनका अपना जो तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं करें, क्योंकि सब व्यक्तियों का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से वो अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन अभी मैं जो बातचीत कर रहा हूँ विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि अभी भी अपनी तैयारी में नहीं लग पाए हैं, या फिर लग गए लेकिन वो असमंजस की स्थिति में हैं। इस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों से जो सवाल मेरे पास पहुँचे हैं आप लोगों की तरफ से, उन्हीं सवालों को लेकर के जो है हम अभी कुछ मिनटों में बात करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि आखिर हम कैसे, क्या और कब से शुरू करें कि निश्चित रूप से बहुत आसानी से हम व्याख्याता बन ही जाएं, या व्याख्याता बनने से संबंधित हमारी राहें जो है बहुत आसान हो जाएं। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, कुछ खास बिंदुओं को लेकर जो अब तक सवाल मेरे पास आप लोगों की तरफ से। उनमें पहले नंबर पर काफ़ी लोगों ने भर्ती विज्ञापन और परीक्षा को लेकर के कमेंट किया है। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि काफ़ी समय से प्रतीक्षित भर्ती ये रही है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के सूत्रों से जो जानकारियाँ समय समय पर मिलती रही है वो आप लोगों को भी मिली है कि व्याख्याता भर्ती के लिए कुछ पदों हेतु वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ खास वजह से ये विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। क्या वजह रही ये आप और हम नहीं जान सकते, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई वजह ऐसी रही होगी, चाहे वो टेक्निकल वजह रही हो या फिर कोई राजनीतिक वजह रही हो। बाकी कुल मिलाकर के ये भर्ती आना तय थी और नहीं आ पाई। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से 2-3-4 महीनों से तैयारी में लगे हुए थे वो काफ़ी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं कि अभी नहीं आई तो अब क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, पहले नंबर पर तो आप ये ध्यान रखिए, अगर भर्ती विज्ञापन आ भी जाता आचार संहिता से पहले तो भी आप समझ रहे थे कि परीक्षा तो अभी होने वाली नहीं थी। ऐसी स्थिति में भर्ती विज्ञापन अगर थोड़ा आचार संहिता के बाद भी आता है तो हमें उसका तनाव नहीं लेना है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि निश्चित रूप से भर्ती तो आएगी, क्योंकि बहुत सारे नए स्कूल बने हैं। पुराने जो स्कूल हैं उनके अंदर भी ये व्याख्याता के काफ़ी पद खाली हैं। जो व्याख्याता ऑलरेडी थे उनको जो वाइस प्रिंसिपल बनाए गए तो काफ़ी पद हैं जिनके ऊपर ये भर्ती होना तय है। ऐसी स्थिति के अंदर भर्ती विज्ञापन कब आएगा इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा तनाव या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी में लगे रहना है। यूँ मान के चलिए कि नई सरकार बनने के बाद में जब आप लोगों को वापस से सारे कार्य सरकार के विधिवत होने लग जाएंगे तो विज्ञापन देखने को जरूर मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग ये मान के चलिए कि अभी 4 महीने का समय आप लोगों के पास में ऐसा है जिसमें विज्ञापन मिलने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद में आप लोगों को विज्ञापन देखने को जरूर मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखें, उसके अंदर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। और रही बात परीक्षा की, दोस्तों परीक्षा अगर 4 महीने हम विज्ञापन का मानते हैं कि विज्ञापन आने में इतना टाइम लग जाएगा, तो डेफिनेटली परीक्षा उसके भी आगे 1.5-2 महीने तो जाना तय है। हालांकि आपको ये पता है कि पिछली कई परीक्षाएं ऐसी भी हुई है कि विज्ञापन आने के बाद में बहुत कम समय में करवा दी गई है। कुछ में ज़्यादा भी समय लगा पर कुछ बहुत कम समय में करवा दी गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर परीक्षा को लेकर के विज्ञापन आने के बाद ज़्यादा लंबे समय आपको नहीं मिले, ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। तैयारी जितनी लंबी करोगे, अभी से जितनी तैयारी में जुट जाओगे, उतना ही आपको सफल होने का चांस मिलेगा, या आप उतने ही सरलता के साथ में अपनी परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो एक तो ये आपके माइंड में रहे कि विज्ञापन जरूर आएगा
और कब तक आएगा ये भी, और परीक्षा कब तक होगी ये भी थोड़ा अंदाज़ा आपको रहे। इसके बाद में दोस्तों तैयारी की रणनीति क्या हो। हमारे मस्तिष्क में ये बात जो है रहनी चाहिए कि हमें अपनी तैयारी को अभी से करना। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अभी जनवरी से तैयारी शुरू करेंगे तो भी हो जाएगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि तैयारी तो अभी से करना चाहिए, कुछ कहते हैं विज्ञापन के बाद तैयारी करने में थोड़ा ठीक रहता है। पर दोस्तों आप देखिए, पिछले जो आपके साथी लोग हैं जिनका चयन हुआ है, उनमें ज़्यादातर आपको वो मिलेंगे जिन्होंने लंबे समय तक तैयारी की है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इसमें जैसा कि आपको विदित है 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इन दोनों ही पेपरों में सिलेबस भी काफ़ी है और साथ ही साथ सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। जैसे आपके फर्स्ट पेपर में ही काफ़ी सब्जेक्ट हैं, आपके मैथ भी है, रीजनिंग भी है, स्कूल मैनेजमेंट भी है, आपके जो जीके के अंदर भूगोल भी है, एसटी भी है, कल्चर भी है। इसके अलावा जो है भाषा में हिंदी इंग्लिश ये भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी तैयारी जितनी ज़्यादा लंबी चलेगी उतना ही हम उसके अंदर अच्छा कर पाएंगे। एक आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है कि हमारी जो तैयारी की रणनीति हो उसमें हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। तो अभी जैसे राजस्थान जीके में थोड़ा बहुत जो जिले बदलने से परिवर्तन संभव है, बाकी इसके अलावा जो आपके फाइनली वही रहने वाले हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। आपका जो है स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित पाठ्यक्रम वही रहने वाला है, आपका जो है भाषा का वही रहने वाला है, मैथ रीजनिंग साइंस वही रहने वाला है। इनको तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए और किसी भी विषय को नहीं छोड़ना। कई लोग कहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट लिखते हैं कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, मैं मैथ्स बिल्कुल छोड़ दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, उनको आप छोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनको आप सीख सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, उनकी तो आपको तैयारी करनी ही चाहिए। क्योंकि एक भी प्रश्न आपका यदि आप तैयारी के माध्यम से सही कर पाते हैं तो हमारे फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन ही होते हैं, वैसे भी आपको पता है, तो उसमें एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व है। दूसरा, आपको ये भी पता है कि हमें दोनों पेपरों में 40% नंबर लाने हैं। कहीं ऐसा हो जाए कि हम सेकंड पेपर में अच्छे ले आएँ और फर्स्ट पेपर में कम ला पाएँ। कई लोगों के साथ ऐसा धोखा हुआ है जो एक पेपर में नहीं ला पाए, जिससे वो रह गए ज़्यादा नंबर होते हुए भी। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमारी रणनीति इस प्रकार से हो कि एक एक विषयों को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ें और बेहतर तरीके से हर सब्जेक्ट को छुएं। ऐसी स्थिति हमारे मन में पैदा नहीं करें कि हम इस विषय को छोड़ देंगे तो भी सफल हो जाएंगे। क्या कोशिश करें पाठ्यक्रम सारा छुएं, क्योंकि अभी आपके पास में वक्त है। जब समय नहीं होता तो फिर भी आप ये सोच सकते हैं, पर जब समय है तो आपको ऐसा करना चाहिए, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। इसके बाद में दोस्तों कई स्टूडेंट्स के जो है सवाल हैं कि अभी हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोचिंग करें या सेल्फ करें या फिर कोई नोट्स से पढ़ें या फिर बुक से पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, कोचिंग करना नहीं करना ये आपका खुद का अपना आउटलुक है, आपका खुद का अपना डिसीजन, अपना निर्णय है। कोचिंग हमेशा उस स्थिति में करना चाहिए जब हमारे पास में काफ़ी वक्त हो और जल्दबाजी नहीं हो, ताकि हम कोचिंग की चीज़ों को धीरे धीरे समझ पाएँ, सीख पाएँ और फिर कोचिंग होने के बाद उनको रिवाइज भी कर पाएँ। जब हम उस समय कोचिंग करते हैं कि इधर से वैकेंसी आ गई है और 3 महीने बाद एग्जाम है और बस 2-3 महीने बच रहे उसी में कोचिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों न तो हम कोचिंग की बातों को ढंग से समझ पाते हैं और न ही उनको रिवाइज कर पाते हैं। तो कोचिंग कभी भी करें, आप किसी की भी करें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसके लिए आपके पास विशेष वक्त होना चाहिए। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, ऐसे देखे हैं कि इस बार कोचिंग कर रहे हैं और एग्ज़ाम अगली बार होगा तब के लिए कर रहे हैं, ताकि एक बार कोचिंग करके वो पूरे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें और अगले एग्ज़ाम तक वो बहुत अच्छे से उनको सेल्फ स्टडी के माध्यम से रिवाइज कर लें। तो कोचिंग करना नहीं करना ये आपका डिसीजन है, इसको लेकर के मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। सिर्फ इतना बताता हूँ कि अगर हमें ज़रूरत है कि हमें किसी से मार्गदर्शन लेना ही चाहिए तो कोचिंग करना बुरा ही नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप सब कुछ अच्छे से समझते हैं और आपको बिना किसी मार्गदर्शन के भी अच्छे नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से जानते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी अपने आप में बेस्ट विकल्प होता है। अब दोस्तों सेल्फ स्टडी के अंदर 2 बातें हैं। यहाँ पर सेल्फ स्टडी आप जो है नोट से करेंगे या सेल्फ स्टडी आप बुक से करेंगे।
तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी जब यदि करनी है आपको तो वहाँ पर आपको नोट्स भी आपके पास हों और बुक्स भी हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा इसलिए कि नोट्स के अंदर सार गर्भित वो चीज़ें दी हुई होती है जो कि परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होती है। बुक्स जो होती है उसके अंदर कई बार सारी चीज़ें नहीं होती है, या फिर सिलेबस पूरा नहीं होता है, या फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों चीज़ें हमारे पास होगी तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, और दोनों चीज़ों को मिला करके अपने खुद के नोट्स भी हम बना लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है कि हम खुद बना लें। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे टेस्ट को लेकर के, टेस्ट पेपर बहुत सारे संस्थान या लोग करवाते हैं, तो क्या हम टेस्ट पेपर ज्वाइन करें, या हमारा जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनको हम पढ़ें, इसको लेकर के भी माइंड में रहता है। तो दोस्तों ये दोनों ही हमें करना चाहिए। हमें ज़रूरत के अनुसार टेस्ट पेपर भी ज्वाइन करने चाहिए, ज़रूरत के अनुसार हमें जो है पीछे के पेपर भी देखने चाहिए। पीछे की परीक्षाओं के पेपर देखना तो बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा विद्यार्थी जब तक पीछे के प्रश्न या पेपर्स को नहीं देखता तब तक वो समझ नहीं पाता है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। बहुत से विद्यार्थी वो होते हैं जो शुरुआत जब तैयारी की करते हैं तो सिलेबस लेकर बैठते हैं और सिलेबस के अनुसार अपने पीछे के जो पेपर्स आए हुए हैं उसके अनुसार उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को नोट करते हैं कि कौन से टॉपिक में से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और फिर उन टॉपिक्स में से जो ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ प्रश्न का पैटर्न क्या है, किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, सीधा पूछा जा रहा है, तथ्यात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है, या कोई विशेष प्रकार के सैद्धांतिक क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में आती है। तो प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स तो पढ़ने ही है, लेकिन साथ में टेस्ट पेपर भी देखने चाहिए, क्योंकि टेस्ट पेपर से हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। टेस्ट पेपर में विभिन्न प्रकार के जो नए नए प्रश्न आते हैं ना, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाते हैं। बार बार इस तरह के जब हम पेपर हल करते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न आता है आप लोगों की तरफ से कि हमारा जो कोर्स है वो कब तक पूरा हो जाए, या कोर्स पूरा होने में लगने वाला समय, कोर्स पूरा होने में लगने वाला समय। दोस्तों कोर्स पूरा होने में लगने वाला समय क्या है? किसी भी प्रकार की किसी भी परीक्षा का यदि कोर्स हम देखते हैं तो वो कितने समय में पूरा होना चाहिए, इसके लिए डिपेंड करता है खुद किस तरह से उसको पढ़ रहा है। अगर कोचिंग करके फिर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोचिंग में 3-4 महीने का समय आपको लगता है फर्स्ट ग्रेड के लिए, और फिर उसके बाद में इतना ही समय आपको सेल्फ स्टडी के लिए लगता है। तो समझिए कि 8-9 महीने जो है अपने कोर्स को पूरे होने में लग जाते हैं, और 8-9 महीने की बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद यदि 1-2 महीने और रिवीजन के आपको मिल जाएं तो आप बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोर्स का समय जो है वो आप पे डिपेंड करता है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कितना समय आपको लग रहा है, आप कोचिंग कर रहे हैं तो कितना लग रहा है। सेल्फ स्टडी के अंदर आप केवल किताबें पढ़ रहे हैं तो केवल किताबें आपको नहीं पढ़नी है। सेल्फ स्टडी का मतलब है आपको कुछ नोट्स भी लेने हैं, किताबें भी लेनी है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, उनके खुद के अपने नोट्स बनाने हैं। इसके बाद में देखिए बुक्स की क्या व्यवस्था रहे, बुक्स कैसी लें। देखो बुक्स कैसी लें, ये दोस्तों एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के सामान्य रूप से काफ़ी लोग बुक्स के बारे में बताते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बुक्स जो है किसी के बताने के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। क्योंकि बताने वाला तो अपने हिसाब से बताता, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है, जो पसंद आती है, जिसकी लैंग्वेज पसंद आती है वो बताता है। लेकिन आप इस बात को जानिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद आती है, आप कौन सी बुक से किस तरह से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये आपके समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने हिसाब से बुक्स लेते हैं तो उसकी भाषा आपको समझ में आती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बुक्स हमारी वो हो जिसके अंदर हमारा सिलेबस कवर हो रहा हो। सिलेबस पहले आपके हाथ में हो, उससे बुक के अंदर जो मैटर दिया हुआ वो आपको देखना चाहिए कि वो कवर हो रहा कि नहीं हो रहा। एक आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी प्रकार की बुक लें तो जैसे लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश है, इसके अलावा रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, इनकी बुक जो है गाइड के साथ में जो चीज़ें आते हैं वो नहीं पढ़ करके
आपको छोटी छोटी सी जो अलग अलग तरह की बुक्स आती है अलग अलग राइटर्स की, पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की, वो पढ़नी चाहिए। जैसे हिंदी में मान लीजिए आप 9, 10, 11, 12 के लिए जो ग्रामर आती है हिंदी की, एनसीईआरटी के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से, वो आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी पर्टिकुलर कोई बुक आपको पढ़नी चाहिए। उससे क्या होता है कि उस बुक में उसी चीज़ को फोकस करने के कारण पूरी चीज़ें दी हुई होती है, उसमें कुछ अधूरापन नहीं होता। और हम गाइड में पढ़ते हैं तो गाइड में क्या होता है कि गाइड को ज़्यादा मोटा नहीं हो जाए, इस चक्कर में वो लोग समराइज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें या कुछ विषय वस्तु आपको गाइड से नहीं बल्कि छोटी छोटी बुक्स के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है या बुक्स के माध्यम से देखने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे और अभी से तैयारी बरकरार रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। विश्वास के साथ में आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जितनी लंबी तैयारी आपकी होगी उतनी ही सफलता के चांसेस आपके अच्छे होंगे, उतनी ही राहें आसान होगी। किसी के बहकावे में नहीं आए, कोई कब क्या बता रहा उसमें नहीं आए। बाकी ये मान के चलें कि अभी आप लोगों के सामने कम से कम 6 से 8 महीने का समय है अपनी तैयारी के लिए, जो आप पूरी तैयारी करें। उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, अभी तक ऐसा भी हो सकता है 2024 के लास्ट तक एग्जाम हो, लेकिन हम ये मान के चलें कि एक बार के लिए हमारी तैयारी 6 से 8 महीने में अच्छे से हो जाए। इस तैयारी के साथ में हम रहेंगे तो फिर समय मिलेगा तो उसमें रिवाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके सवाल थे मैं पिछले 3, 4, 5 दिनों से इकट्ठे कर रहा था इनको, जो सवाल मैंने देखे उनके अनुसार ये मैंने आपसे बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ कि सभी सवालों का आपको जवाब मिला होगा और आप उसी तरह से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। विश्वास इस बात पर आपको रखना कि वैकेंसी ज़रूर आएगी, तैयारी नहीं छोड़नी है, तब जा कर के हम सफल होंगे। और कोई जानकारी होगी तो ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।